हेलो बच्चों, निवाटी कंपटीशन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। तो खाकी बैच के तहत आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर देख लें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन से अक्षर अर्धस्वर है। अर्धस्वर पूछ रहा, कौन से अक्षर अर्धस्वर है। ऑप्शन ए है या, रा, ला, वा। बी ऑप्शन है सा, खा, सा, हा। और सी ऑप्शन है छ, त्रंग, ज्ञा, त्रा। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अर्धस्वर कौन कौन से हैं, अर्धस्वर अक्षर कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला, वा। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। सा, खा, सा, हा ये क्या है? तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। सा, खा, सा, हा कैसे व्यंजन है? तो ये है ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन होता है। और छ, त्रंग, ज्ञ, त्रा ये कैसे व्यंजन होते हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। और अर्धस्वर जो है यारा, लावा। और अर्धस्वर अगर ना कहे तो अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, एक बार क्लियर कर लेते हैं। अर्धस्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा। अगर अर्धस्वर नहीं पूछेगा तो अंतस्थ व्यंजन पूछेगा, अगर अंतस्थ व्यंजन नहीं पूछेगा तो अर्धस्वर। सो या, रा, ला, वा हो जाएगा। सा, खा, सा, हा कैसे व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। और छ, त्रंग, ज्ञ, त्रा ये कैसे व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है। उच्छिष्ट जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 7। तो उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो डा और ढा, ये दो जो व्यंजन है ये उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन है ये उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन है? उच्छिष्ट व्यंजन है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। 25 जो होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। अगर आपसे पूछा जाए ऊष्म व्यंजन और प्लस संयुक्त व्यंजन और प्लस अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4। और उच्छिष्ट तो बता ही दिया, 2 कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। और 7 तो ये क्या है? तो ये दीर्घ स्वर की संख्या है। कैसे स्वर है ये? दीर्घ स्वरों की अगर संख्या पूछी जाए, दीर्घ स्वर अगर पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उच्छिष्ट व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो डा और ढा होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अगर आपसे पूछा जाए ऊष्म व्यंजन प्लस संयुक्त व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए है तालव्य, बी ऑप्शन है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है दंतोष्ठ, डी ऑप्शन है कंठोष्ठ। तो ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये है कंठोष्ठ। किस प्रकार के वर्ण हैं?
तो कंठोष्ठ व्यंजन है वर्ण है। ओ और औ किस प्रकार के हैं? कंठोष्ठ। ये कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। तालव्य। तालव्य इसमें चा वर्ग आ जाएगा। कौन सा वर्ग? चा वर्ग। चा वर्ग आ जाएगा। और छोटी ई फिर बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई तालव्य में आ जाएगा। मूर्धा में टा वर्ग आ जाएगा। टा वर्ग। टा वर्ग किस में आ जाएगा? मूर्धा में। दंत प्लस ओष्ठ। दंतोष्ठ या दंत प्लस ओष्ठ से कौन सा अक्षर बोला जाता है? तो वा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओ और आ किस प्रकार के वर्ण है? तो कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है। और चा वर्ग छोटी बड़ी ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये तालु से बोले जाते हैं, यानी कि तालव्य से। मूर्धा में कौन से? टा वर्ग है प्लस रेसे ऋषि है। ऋषि वाला। ऋषि वाला टा वर्ग और ऋषि ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो मूर्धन में है। मूर्धन से दंत प्लस ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो वा बोला जाता है। दंत प्लस ओष्ठ से वा बोला जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लोभ। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पूछा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। तो लोभ जो है यह किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें गुण व्यक्त किए जाए, गुण दोष की बात करी जाए भाववाचक संज्ञा आ जाते। जैसे कि बुढ़ापा। बुढ़ापा ये बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी। ईमानदारी। ईमानदारी ये सब कैसे हैं? तो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी एक ही व्यक्ति की बात करी जाए, किसी एक व्यक्ति की बात करी जाए, किसी एक चीज की बात करी जाए। जैसे कि आ जाएगा गंगा। गंगा आ जाएगा। फिर जैसे भारत। भारत पूछा जाए भारत में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब जैसे किसी भी जाति का बोध करा जाए। जैसे कि पक्षी है, पक्षी पशु है, तो ये सारी पशुओं की जाति के बारे में बता रहा है। पक्षी जैसे है और पशु है। पशु है। फिर नदी है। नदी है। केवल नदी कहे तब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर किसी नदी का नाम कहेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो पशु है, पक्षी है, नदी है, सब किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। समूहवाचक में जैसे किसी झुंड की बात करें, कोई झुंड हो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आर्मी। आर्मी अगर आर्मी में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। फिर जैसे कि परिवार। परिवार में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। लोभ या कैसी संज्ञा है? संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ ये जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जैसे कि बुढ़ापा है, ईमानदारी, किसी के गुण दोष के बारे में बात करें वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम बताए, जैसे कि व्यक्ति या किसी स्थान का नाम बताए, या फिर तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे कि गंगा है, भारत है, ये कैसे हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पशु है, पक्षी है, पक्षी, पशु, नदी, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में हो जाए। अब आर्मी है जैसे, और परिवार, ये सब समूहवाचक संज्ञा के तहत आ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। श्याम पेंसिल से लिखता है। श्याम जो है पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी ऑप्शन है अपादान, और सी ऑप्शन है करण, डी ऑप्शन है कर्म। तो श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें है करण कारक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्याम पेंसिल से लिखता है, कौन सा कारण है? तो करण कारक है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। संप्रदान,
इसमें दान की बात करेगा, दान की बात होगी, दान की बात दान की बात करी जाएगी। और अपादान में अलगाव की बात करी जाएगी, अलगाव, अलगाव की बात। और इसका चिन्ह होता है से। इसमें की बात करेगा तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, के लिए, के लिए या फिर को, ये चिन्ह हो जाएगा संप्रदान में। कारण से क्या हो जाएगा, कारण बता ही दिया है, से होगा। और कर्म को, कर्म को एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं। श्याम पेंसिल से लिखता है इसमें कौन सा कारण है, तो कारण है ये जो से है ये इसका प्रतीक है। और संप्रदान कारक जब होगा, कब होगा, जब दान की बात करी जाएगी और प्रतीक चिन्ह मिलेगा के लिए, वो अपादान अलगाव की बात करेगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा से। कारण का प्रतीक क्या होता है, से होता है। कर्म का प्रतीक को होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा। संयुक्त सर्वनाम पूछ रहा है, संयुक्त सर्वनाम। अच्छा, जब सर्वनाम की बात आई है तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर सर्वनाम सर्वनाम के अगर भेद पूछा जाए, भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अगर सर्वनाम की जो है संख्या पूछी जाए, सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या कितनी है, सर्वनाम संख्या कितनी है, तो यह होती है 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। तो पूछ रहा है संयुक्त सर्वनाम कौन सा है। तो ए ऑप्शन है कौन, बी ऑप्शन है आप, सी ऑप्शन है कुछ, डी ऑप्शन है कुछ ना कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कुछ ना कुछ, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाए। संयुक्त सर्वनाम कौन सा, कुछ ना कुछ। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, कौन, कौन ये कैसा सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन। आप ये कैसा सर्वनाम, तो ये है निजवाचक। कैसा है, निजवाचक सर्वनाम है। और कुछ कैसा सर्वनाम, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो कुछ ना कुछ, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कौन ये कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप ये कैसा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। और कुछ ये कैसा सर्वनाम, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पूछ रहा, ऑप्शन ए है पैदल, बी ऑप्शन है द्विवेदी, सी ऑप्शन है जोड़ और डी ऑप्शन है धात्री। तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पैदल जो है यह तद्भव है। पैदल जो है यह कैसा है, शब्द है, तो तद्भव है। अन्य ऑप्शन देख लेते, बाकी की ये जो 3 शब्द हैं ये आपको तत्सम दिखाई दे रहे हैं। क्या है, तत्सम है, जिनके तद्भव हम बताने वाले हैं। तद्भव, तद्भव द्विवेदी का तद्भव हो जाएगा दुबे। द्विवेदी का तद्भव क्या हो जाएगा, दुबे हो जाएगा। द्रोण का तद्भव दोना होगा, दोना होगा। और धात्री का तद्भव क्या हो जाएगा, दाई, दाई। और पैदल का तत्सम, पैदल का तत्सम, पैदल का तत्सम क्या होगा, तो पदाति होगा, पदाति। पैदल का तत्सम क्या हो जाएगा, पदाति हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तद्भव पूछ रहा, तद्भव, तो तद्भव पैदल है, पैदल जो है यह तद्भव है। पैदल का तत्सम क्या हो जाएगा, तो पदाति हो जाएगा।
द्विवेदी ये तत्सम है जिसका तद्भव दुबे हो जाएगा। द्रोह ये तत्सम है इसका तद्भव दोना हो जाएगा। और धात्री, धात्री ये तत्सम है जिसका तद्भव दाई हो जाएगा। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।